हेलो बच्चों। वेलकम टू बायो डायरी साजिद सर। बच्चों, इस टाइटल को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। नई एनसीईआरटी क्लास 11 का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 11, मैं वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ। 1969 की बात है। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आर एच विटेकर। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनको 5 किंगडम में बांट सकते हैं। और वो 5 किंगडम जो आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो 5 किंगडम थे ना प्यारे बच्चों, मतलब इस दुनिया पे राज करने वाले 5 राजाओं, 5 राजा और उनके 5 राजवाड़े। जैसे कि मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा मतलब अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, फंजाई में सारे फंगस आ गए, प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ गए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, और एनिमलिया में सारे एनिमल्स आ गए। पर बेटा, ये जो 5 किंगडम जो थे ना, इनका जो बंटवारा किया गया, ये किस क्राइटेरिया के बेस पर किया गया? तो उस क्राइटेरिया में से जो पहला क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, या इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिसे हम सेल टाइप कहते हैं। तो आर्य छुटेकर ने कहा था कि सेल, बॉडी बनती है सेल से, और सेल कितने टाइप के होते हैं? तो सेल होते हैं 2 टाइप के। कुछ सेल होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल कहे जाते हैं, और कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। चलिए इसे मैं और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके नज़र के सामने मैंने और ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया है और एक सर्कल बनाया है। अब मान लीजिए कि आप कोई माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सेल देख रहे हो, जिसकी इस मेम्ब्रेन को एज यूजुअल हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको यह नजर आ रहा है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। मतलब इसमें मैंने क्या अपसेंट रख दिया? न्यूक्लियस अपसेंट। ठीक है। और एक दूसरा सेल जो मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूं, उसमें मुझे क्या नजर आता है कि मैं उसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर देख पा रहा हूं जिसका नाम मैं रख लेता हूं न्यूक्लियस। इन शॉर्ट, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहां न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो एकदम आसान भाषा में मैं कह दूंगा कि अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो ऐसे सेल को हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इस शब्द को अगर आप तोड़े तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जिस सेल में न्यूक्लियस पाया जाए उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब एज यूजुअल मैंने आपको अभी जस्ट बताया, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब सेल 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, मतलब न्यूक्लियस के पहले का, बिफोर न्यूक्लियस, मतलब ये पुराने सेल है, ओल्डर सेल्स है। ये बिफोर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बनने से पहले के सेल, और ये बाद में आए। मतलब ये जो सेल मैंने निकाला है आपके सामने, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। मतलब उन्होंने कहा कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे 5 किंगडम पाए जाते हैं। टोटल 5 किंगडम है। जैसे कि पहला किंगडम है मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा जैसे कि अमीबा, फिर तीसरा फंजाई जैसे कि मशरूम, चौथा प्लांटी, सारे प्लांट्स, और एनिमेलिया मतलब सारे जानवर। पर ये जो 5 किंगडम है, उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा, इस इनका क्राइटेरिया क्या था?
तो आर ए छुटेकर ने 4 बातों को ध्यान में रखा था कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल क्या है, मतलब सेल कितने टाइप का है। तो हमको पता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, कि जो ऑर्गेनिज्म आपके नज़र के सामने आपको दिख रहा है उसके अंदर एक सेल है या बहुत सारे सेल है, मतलब वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। फिर मल्टीसेल्युलर में क्या वो टिश्यू बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, बॉडी बनाता है, इस तरह से। फिर तीसरी बात थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का तरीका क्या है। तो वो 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है खुद, हेट्रो का मतलब होता है दूसरे, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, फीडिंग या खाना। जो खुद से खुद का खाना बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी और को खाने की जरूरत नहीं है, तो वो हो गए ऑटोट्रॉफिक। और फिर जो किसी और से खाना लेते हैं, जैसे कि हम इंसान, हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, हम खुद से खुद का खाना बना नहीं पाते, तो हमको किसी और को खाना पड़ेगा, या तो हम किसी प्लांट को खाएंगे या हम किसी एनिमल को खाएंगे। इसीलिए हम हेट्रो मतलब डिफरेंट किसी और को और किसी और से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए हम हो गए हेटेरोट्रॉफिक। फिर रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है इसमें, पर ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है बेटा, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के बाद में दुनिया में 5 किंगडम जो हमें आर्य छुटेकर ने बताया, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि भाई जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। और जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल। करेक्ट है ना। तो ये जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा था ये इसलिए है कि भाई दुनिया में 5 टाइप के किंगडम है। अब अगर आपको आर्य छुटेकर द्वारा बताई गई ये बातें समझ आ गई होंगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल टाइप के, सेल कितने टाइप का है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये भी समझ आ गया होगा। तो 5 किंगडम में से प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो किंगडम है वो सिर्फ पहला किंगडम है, मोनेरा। मतलब मोनेरा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और जिनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर प्यारे बच्चों पहला किंगडम मोनेरा अगर प्रोकैरियोटिक बन जाता है तो फिर बाकी के चारों भी किंगडम यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं किसी प्रोटिस्टा को देखूं, जैसे मैं अगर माइक्रोस्कोप में यूग्लिना या अमीबा को देख रहा हूं, तो उसके सेल को मैं प्रोटिस्टन सेल कहूंगा, जो एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल है। अगर किसी मशरूम को मैं देखूं, उसके एक एक सेल को देखूं, तो मैं उसे फंगल सेल कहूंगा। अगर मैं किसी पेड़ के एक सेल को देखूं तो उसे मैं प्लांट सेल कहूंगा। और अगर किसी एनिमल या किसी जानवर के किसी भी बॉडी के एक सेल को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं प्यारे बच्चों, तो उसे मैं एनिमल सेल कहूंगा। बच्चों आर्य छुटेकर ने ये जितनी भी बातें कही ये सब अगर आपको समझ आ गई होंगी, तभी कहीं जाके आप ये एनसीईआरटी का 8.3 का जो टाइटल है एन ओवरव्यू ऑफ सेल समझ पाएंगे। बच्चों आपको पता है सेल 2 टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं दुनिया के सभी बैक्टीरिया जो किस किंगडम के मेंबर है, मोनेरा के। बैक्टीरिया सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल के 2 एग्जाम्पल मैंने रखे यहाँ पे, एक प्लांट सेल जिसमें मैंने एक अनियन पिल का सेल लिया, मतलब कांदा जो होता है उसको माइक्रोस्कोप में कांदे का एक छिलका लेना है, और उसको माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नजर आ रही है, और ये साइड में एक एनिमल सेल जिसमें हमने चिक सेल, गाल के अंदर के साइड के सेल का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आपको बाहर ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, अंदर साइटोप्लाज्म और एक अंदर न्यूक्लियस है। अब बेटा इतना अगर आपको समझ आ गया होगा ना, तो अब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब जेली जैसा, जेल जैसा साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं है, पर
एक सर्कुलर डीएनए जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और बैक्टीरिया ऐसे दिखता है कि अगर किसी भी बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको सेल वॉल दिखेंगे बाहर, उसके नीचे या उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने कल ही बताया था अगर आपको सेल को जिंदा रखना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का रहना इतना मैंडेटरी नहीं होता। अब बाजू में अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के विद इन उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि किसी एनिमल सेल को प्यारे बच्चों आप देखोगे तो एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब अंदर का मटेरियल, इंटरनल मटेरियल बाहर नहीं आएगा और बाहर की चीजें अंदर नहीं आएंगी। दोनों को सेपरेट करने वाली जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। और एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल बच्चों पेड़ को रिजिडिटी या बहुत मजबूत बनाता है। मैं इसको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कहे कि सर पेड़ों की ज्यादा हाइट क्यों होती है, ज्यादा ऊंचाई क्यों होती है, एनिमल्स पेड़ जितना लंबे क्यों नहीं होते, तब मैं उनको जवाब देता हूँ कि प्यारे बच्चों सेल वॉल होती है प्लांट सेल के पास में, हमारे पास में सेल वॉल नहीं है। तो बच्चे फिर मुझे सवाल पूछते हैं कि सर एक सेल वॉल के रहने से इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। तो तब मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि बच्चों सेल वॉल जो सेलुलोज से जो बनती है इनकी सेल वॉल, तो सेल वॉल का काम है रिजिडिटी देना, मतलब मजबूती देना। कि जो पेड़ों के पास में सेल वॉल इतनी मजबूत है कि कहीं ना कहीं प्लांट के सेल्स एक दूसरे पे इतने आ भी जाए, लाखों करोड़ सेल, फिर भी सेल वॉल की मौजूदगी, सेलुलोज की मौजूदगी उसको इतना स्ट्रांग बनाती है कि उसे टूटने नहीं देती, जिसके कारण पेड़ों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है या एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर डीएनए है और डीएनए बाद में ये कॉइल करके क्रोमोसोम बन जाता है। इधर भी अगर आप एक बैक्टीरिया को देख रहे होंगे तो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए, तो ये दूसरा डिफरेंस है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को देखते हो तो वो सर्कुलर डीएनए है, जबकि आप यूकैरियोटिक सेल के डीएनए देख रहे हो तो मैंने सीधा निकाला है उसको, वो लीनियर डीएनए है। ओके। और दोनों के अंदर मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो जाए चाहे यूकैरियोटिक सेल हो जाए, साइटोप्लाज्म तो आपको सबके अंदर दिखने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी की इस पैसेज की लाइन नंबर 12 यही कहती है कि साइटोप्लाज्म ये मेन एरिना है सेल को जिंदा रखने वाला। अगर आप किसी भी सेल को जिंदा रखना चाहते हो ना तो उसमें साइटोप्लाज्म होना ही चाहिए। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जेली जैसा दिखने वाला है साइटोप्लाज्म, ये सारी जगह जितनी भी आपको नजर आ रही ये उसमें होनी ही चाहिए। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था कि भी साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो एटीपी बनाने में मदद करती है। और हमारी बॉडी जब भी कोई वर्क करना चाहती है तो उसके लिए उसको एनर्जी लगती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हम खर्च करके जिंदा रहते हैं। अब कहीं जाके प्यारे बच्चों एन ओवरव्यू ऑफ सेल का पहला पैसेज इस तरीके से खत्म होता है कि एक लाइन भी क्या, एक शब्द भी मैंने स्किप नहीं किया। बच्चों इन सभी बातों के अलावा यूकैरियोटिक सेल के बारे में और कुछ मैं बताना चाहता हूँ। यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है कि न्यूक्लियस तो है ही, ये जो मैंने एक मेम्ब्रेन निकाला है, ओके, जिस पर भी ऐसी मेम्ब्रेन रहेंगी। अभी मेम्ब्रेन मैंने पूरा सर्कल ना निकालते हुए ऐसे डॉट्स इसलिए निकाला क्योंकि न्यूक्लियस में छेद रहते हैं, उन छेद को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, हम वो आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने निकाला है ये है न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस के ऊपर ही एक जो परत है मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो कैसा है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। उसी के साथ साथ बेटा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन कैसे आएगा, सेल मेम्ब्रेन से के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जितना कुछ सेल में होता है उस पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब साइटोप्लाज्म का मैंने प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला लिखा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल। प्यारे बच्चों जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक समंदर है और समंदर के अंदर पानी ही पानी है। तो समंदर जो है, ओके, उसके अंदर पानी ही पानी है, तो पानी जो है फ्लूइड पोर्शन उसे हम साइटोसोल कहेंगे। और उस पानी के अंदर है बहुत सारे बोट, जहाज, उन जहाजों को हम सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। तो बस इसी एग्जाम्पल के साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बहुत सारा पानी, उस पानी को हम कहते हैं साइटोसोल। और उस पानी के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों लिटिल ऑर्गन्स। जैसे सेल का मतलब आपको पता था कि भाई लिटिल रूम है, तो सेल ओके एक बड़ा यूनिट है, और उस सेल के अंदर और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल मतलब उसके छोटे छोटे और सब यूनिट्स है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स या लिटिल ऑर्गन्स कहेंगे। सर ये लिटिल ऑर्गन्स कौन से रहते हैं? जैसे मैंने आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम डाला है, यूकैरियोटिक सेल से 2 नंबर का डायग्राम है एनिमल सेल के, हमारे बॉडी के सेल कैसे नजर आते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में जैसे हमारे अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पेरोक्सोम्स, उसके बाद में लाइसोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे ध्यान दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको नजर आ रही है कि ये देखो मैं जिस चीज पे से कर्सर घुमा रहा हूं तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है। ओके, पर इफ अगर आप राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम के ऊपर आपको मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही। तो सेल ऑर्गेनल्स भी 2 टाइप के होते हैं कि अगर किसी के ऊपर मेम्ब्रेन है, अगर इस तरीके से किसी के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नजर आएंगी तो उन्हें हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब उसमें नीट में आने जैसा प्रश्न इसके ऊपर ज्यादा बनने के चांसेस है कि एक सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसे सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में पाए जाते हैं और उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें से है राइबोसोम, जैसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद में आता है सेंट्रियोल, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल बेहद काम की चीज है, इन्हें सेंट्रोसोम भी कहेंगे हम। सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि जब 2 सेल का बंटवारा करना होता है, जब सेल डिवीजन करना है हमको, तो सेल डिवीजन के एनाफेज में सेंट्रियोल एक धागा बनाते हैं, उसे सेल स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और इस स्पिंडल फाइबर की मदद से सेल का बराबर बंटवारा होता है। और फिर ये जो न्यूक्लियस है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक पानी होता है, एक फ्लूइड होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि प्लाज्म जो शब्द है ना प्यारे बच्चों, कभी भी याद रखना बायोलॉजी में प्लाज्म कहीं पर भी आया है तो उसका मीनिंग आपने फ्लूइड लेना है। और उसके पहले का शब्द तो सिंपल है, जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई पानी है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल लॉजिक है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता क्या है, आप सबको पता है कि हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम एक्चुअली में बना किससे होता है? ये कॉइलिंग से बनता है। क्रोमोसोम जिससे बना था उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन जिससे बना था उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डीएनए। बच्चों एक लेक्चर में ये सारी बातें बताना बहुत मुश्किल हो जाती है, और मेरी आदत है कि जहां तक हो सके मैं कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे वीडियोस लॉन्ग हो जाते हैं। पर मुझे इस बात की गारंटी है कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देख लो और उसे समझने की कोशिश करो तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी दिया है कि ऐसे ऑर्गेनल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे आप ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया पे ये मेम्ब्रेन है। गोल्जी के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो गोल्जी बॉडी के ऊपर ये मेम्ब्रेन है। तो जिसके भी ऊपर मेम्ब्रेन रहेंगी वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहते हैं। आई होप यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। बच्चों एनसीईआरटी का पैसेज नंबर 3 राइबोसोम्स को लेकर बहुत कुछ बताता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।
जैसे बॉडी बनती है सेल से, सेल को जिंदा रखने के लिए सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए। बेटा जिंदगी भर डीएनए सिर्फ दो काम करता है, या तो खुद को बना लो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, या तो प्रोटीन बना लो। और मैंने मेरे ओल्ड यूट्यूब के वीडियोस में बताया आपको कि प्रोटीन किसी भी लिविंग सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अगर कोई होता है तो प्रोटीन होता है। और मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक या फिर सबसे ज्यादा क्या होता है सेल में, पानी, वाटर, इनऑर्गेनिक। और उसके बाद में होता है प्रोटीन। तो जिंदगी भर तक डीएनए सिर्फ दो काम करता है, आपने सिर्फ इतना याद रखना, डीएनए सिर्फ दो काम करता है, या तो खुद को बनाओ या तो प्रोटीन बनाओ, बराबर है। अब अगर जिंदा रहना है तो प्रोटीन सबको बनाना है, मतलब प्रोकैरियोट्स को भी प्रोटीन बनाना होगा, यूकैरियोट्स को भी प्रोटीन बनाना होगा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि राइबोसोम्स मोस्टली साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो कैसे है, नॉन मेम्ब्रेनस है, करेक्ट है। अब अगर राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया या मोनेरा में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स दो जगह पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स बनेंगे वो साइटोप्लाज्म के काम में आएंगे, और राइबोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं वो काम आएंगे प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के लिए। ये एनसीईआरटी में लाइन नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, जरूरी है। फिर जब बात आती है प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में मेनली एनसीईआरटी ने प्लांट सेल और एनिमल सेल को फोकस किया। अभी मैंने आपको बताया कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो अब प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एनसीईआरटी का कहना है कि राइबोसोम्स आरईआर के ऊपर भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं। जैसे आगे की वीडियोस आएंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा, फिलहाल आपको ये बातें याद रखनी है। और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि पेड़ ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बना सकते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं खुद के प्रोटीन्स बना सकते, उन्हें न्यूक्लियस द्वारा या साइटोप्लाज्म द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। हमारे जो सेल है एनिमल सेल, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हमारे पास में है नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहने वाले राइबोसोम्स हमारे अंदर नहीं होते, जबकि हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल और आरईआर के ऊपर तो होती है। चलिए बच्चों, अब इस टाइटल के आखिरी पैसेज जो सेल साइज के बारे में है उसको पढ़ते हैं। बच्चों जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का मेंबर है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एक बैक्टीरिया जो होता है, पेज नंबर 89 की जो पहली लाइन है, कि बैक्टीरिया की साइज होती है 3 से 5 माइक्रोन तक। बैक्टीरिया में जो सबसे छोटा खानदान या सबसे छोटा जीनस जो होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल जीनस, उसे कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके ऊपर कई बार नीट में प्रश्न आया है। बच्चों माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर आप बहुत डीप में अगर जानना चाहते हो तो एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उस चैप्टर के पेज नंबर 14 पर जो लास्ट पैसेज है माइकोप्लाज्मा को लेके, किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर जो माइकोप्लाज्मा को लेके 4 लाइन्स है, तो माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है बिकॉज उसमें सेल वॉल नहीं होती, इसे ही पीपीएलओ कहा जाता है। अब अगर हम सेल के इसी चैप्टर के पेज नंबर 90 पे देखेंगे तो पीपीएलओ की जो डायग्राम है उसमें साइज लिखा है 0.1 माइक्रोन, और पेज 88 की पहली लाइन पे माइकोप्लाज्मा का साइज देखेंगे तो 0.3 माइक्रोन निकल के आएगा। तो बच्चे अक्सर करके मुझे पूछते हैं कि सर माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ का जो साइज है, पीपीएलओ का लॉन्ग फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो गाय बैल जो कैटल्स होते हैं इनके फेफड़े के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। यदि उस प्लूरल मेम्ब्रेन ये बैक्टीरिया चले जाकर उस जानवर को निमोनिया दे देता है, इसीलिए उसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है। तो फिर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 माइक्रोन है या 0.3 माइक्रोन है। तो प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका है, माइकोप्लाज्मा एक जीनस का नाम। अब अगर आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पता है तो हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम होता है जिसमें 2 अक्षर होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट।
तो माइकोप्लाज्मा का खानदान जो है, जीनस जो है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। और उसके अंदर स्पेशीज बहुत सारे हैं, मतलब माइकोप्लाज्मा कोई एक टाइप का नहीं है, बहुत टाइप के हैं। तो अब उनकी साइज कैसे फिक्स मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं स्पेशीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे इसको अगर तुमको समझना है तो चलिए मैं बात करता हूँ। लॉयन का नाम होता है पैंथेरा लियो, टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, और लेपर्ड का नाम होता है पैंथेरा पार्डस। अब ये तीनों की साइज में थोड़ा बहुत तो अंतर है ना, तो फिर तीनों को लेकर मैं एक साइज कैसे बता सकता हूँ, तो फिर मैं रेंज बताऊंगा, रेंज। इसीलिए माइकोप्लाज्मा जीनस में बहुत सारे स्पीशीज है, इसीलिए एनसीईआरटी ने 0.1 माइक्रोन एक जगह पे दिखाया और 0.3 माइक्रोन एक जगह पे दिखाया। तो आपने इस रेंज को समझ लेना कि वो 0.1 माइक्रोन से लेके 0.3 माइक्रोन तक होते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो दुनिया का एक सबसे बड़ा सेल है, जो वो शाहमृग या शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा है। दुनिया का सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा। हालांकि बैक्टीरिया, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब इसको लेके बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है क्योंकि उसके पास में सेल वॉल नहीं होती। वो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते। और सबसे बड़ी बात माइकोप्लाज्मा को लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, कि अक्सर करके मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को कहता हूँ कि जानवरों की एक आदत है कि जब भी उनको जख्म लग जाती है तो उसे उस जख्म को चाटते हैं। तो जख्म को चाटने से क्या होता है कि हमारी जो राल होती है, मुंह के अंदर जो सलाइवा है, या आंखों से निकलने वाले जो आंसू हैं, तो सलाइवा में और आंसुओं में एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये मैं इसलिए लिखा कर दे नहीं रहा हूँ बिकॉज ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो आप सिर्फ सुन लो इसको। तो सलाइवा के अंदर और आंखों से निकलने वाले आंसुओं के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और उस लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को मार देना। अब अक्सर करके मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होती है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका मतलब अगर कल को आपको कोई जख्म लगे और आप ये सोचते हो कि अभी जख्म पे कोई बैक्टीरिया नहीं बैठना, तो आप उसके ऊपर अपना थूक भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके थूक के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम रहेगा वो जख्म के ऊपर बैठने वाले बैक्टीरिया को मार देगा, और फिर बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इसीलिए जानवर भी, जानवरों को ये साइंस पता नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ऐसा है कि अगर उनको जख्म लगती है तो नेचर ने उनको ये ऑलरेडी इनबिल्ट कहा हुआ है कि अपनी जख्मों को चाट लिया करो। अब प्यारे बच्चों, आपको ये लगेगा कि सर फिर माइकोप्लाज्मा के अंदर अगर सेल वॉल नहीं है तो फिर अब क्या होगा। तो एक बात याद रखना बेटा, ये इतना स्पेशल बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा कि इसके पास में सेल वॉल नहीं होती, और लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो सिर्फ सेल वॉल को ही मार सकता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा के ऊपर माइकोप्लाज्मा के ऊपर लाइसोजाइम का कुछ भी असर पड़ता नहीं है, ये याद रखना। तो माइकोप्लाज्मा को लेके कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास में सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा एरोबिक और अनएरोबिक कंडीशन दोनों में भी जिंदा रह सकता है। एनसीईआरटी ने अनएरोबिक कंडीशन में कहा है कि भाई बिना ऑक्सीजन के भी वो जिंदा रह सकता है। ओके, ये दूसरी बात है उसको लेके। दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अब ह्यूमन बॉडी को लेके हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है औरतों के अंदर का जो एग सेल होता है जिसे हम ओहम कहते हैं, वो। मर्दों के अंदर सबसे छोटा सेल पाया जाता है जिसे हम शुक्राणु या स्पर्म कहेंगे। मर्द और औरत दोनों के अंदर जो सबसे लंबा सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहते हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 89 पे एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दिया है सेल साइज को लेके। 6 स्ट्रक्चर है, इनको लेकर भी कई बार नीट में प्रश्न आ चुके हैं। ये आपके सामने आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। हमारे खून को जो रेड कलर मिलता है वो इनकी वजह से मिलता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। एनसीईआरटी कहती है कि जो मैच्योर आरबीसी होता है उनका साइज होता है 7 माइक्रोन। 7.0 का मतलब 7 ही होता है। अब यहाँ पे आप दो टाइप के आरबीसी देख रहे हो, ये जैसे कुछ बड़े वाले आरबीसी और कुछ छोटे वाले आरबीसी, बराबर है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, जो गोल वाली जो आरबीसी है ना, जो जिसके ऊपर कर्सर है, तो इनको क्या कहते हैं। ओके, अभी फिलहाल में अगर कल को प्रश्न आया कि आरबीसी का शेप कौन सा होता है, तो राउंड और बायकॉन्केव। बायकॉन्केव का मतलब वो साइड साइड से जो गोल तो होते हैं पर बीच से दबे हुए रहते हैं, एक डोनट की तरह। ओके, तो ये आएगा कि आरबीसी का शेप कौन सा होता है, तो राउंड एंड बायकॉन्केव लिख देना।
ये बाजू में व्हाइट ब्लड सेल है जो अमीबॉइड शेप का होता है। अमीबॉइड शेप मतलब जो अपना शेप बदल सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे आर्मी की तरह है कि हमको कोई बीमारी नहीं होना तो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल है कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में या कोई भी पैथोजन बीमारी देने वाला जंतु हमारे शरीर में आएगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनको मार देंगे। फिर एनिमल सेल्स के अंदर हमारे अंदर लंबे वाले कॉलम की तरह घर में होते हैं ना, कॉलम लॉन्ग एंड नैरो, पतले और लंबे कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। इनका काम है अपने अंदर से कुछ सीक्रेट करना या किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। फिर हमारे बॉडी के सबसे बेहतरीन सेल जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, ये ब्रांचिंग है, ब्रांच आपको दिख ही रहा है ब्रांचेस, और लंबा होता है, सबसे लंबा सेल है। इसका काम है ये नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन करते हैं, मतलब देखना, सुनना, सोचना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये मेरा ब्रेन न्यूरॉन्स के माध्यम से ही हर काम करा रहा है मेरे मसल्स के थ्रू। फिर आपके सामने ये दो सेल्स है, एक सेल का नाम है ट्रकीड। प्यारे बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रकीड्स ये जाइलम का पार्ट होता है और इसी ट्रकीड के अंदर से पेड़ के मतलब इसी ट्रकीड के अंदर से वाटर और मिनरल्स ऊपर ऊपर लीफ की तरफ जाते हैं। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं प्यारे बच्चों, ट्रकीड जो होता है ना ये डेड होता है। मैच्योर ट्रकीड्स डेड होते हैं और इमैच्योर ट्रकीड्स लिविंग होते हैं। अब ये डेड क्यों होते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और लास्ट में आता है प्यारे बच्चों मेसोफिल सेल। पत्ते जो हरे होते हैं इन्हीं मेसोफिल सेल्स की वजह से होते हैं और मेसोफिल सेल्स का शेप होता है राउंड एंड ओवल। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, मतलब पेड़ जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं प्यारे बच्चों सिर्फ सिर्फ इन्हीं मेसोफिल सेल्स की वजह से। इनका शेप राउंड एंड ओवल होता है। और प्यारे बच्चों जो बारीक बारीक छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको ये मेसोफिल सेल में, ये आपको तो पता ही होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए याद रखना एक एक मेसोफिल सेल में प्यारे बच्चों 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। अगर कल को कभी प्रश्न आता है कि थ्रेड लाइक या इलोंगेटेड सेल्स कौन से है तो न्यूरॉन और ट्रकीड्स उसका आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, वीडियो काफी लंबा है पर मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो और नीट एग्जाम में बायोलॉजी में आउट ऑफ मार्क्स लेना चाहते हो तो इतना ही डिटेल प्यारे बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ गया। ओके, अगर इस वीडियो ने आपका ज़रा सा भी फ़ायदा किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट में उसका आंसर दे देना। और इस वीडियो को लेके जो भी आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।